आज का हमारा टॉपिक होगा वायुमंडल का त्रिकोशीय देशांतरी परिसंचरण। इससे पहले जब हम क्लाइमेटोलॉजी की जो सीरीज चला रहे थे, यानी कि जलवायु विज्ञान जब पढ़ा रहे थे, तो जलवायु विज्ञान में हमने डिटेल में इसके बारे में पहले से पढ़ा रखा है। ठीक है, विश्व भूगोल की इस सीरीज में एक शॉर्ट रिवीजन, जिससे आपको सारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको फिर से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने कुल 3 प्रकार के वायुमंडलीय परिसंचरण पढ़े थे। ठीक है, कुल 3 प्रकार थे वायुमंडलीय परिसंचरण के। ठीक है, जिसमें कि प्रथम परिसंचरण जो था, प्रथम परिसंचरण में व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवी पौने। ठीक है, ये 2-3 प्रकार की पौने थे। और द्वितीय परिसंचरण में आपका मौसमी पौने, चक्रवाती और प्रतिचक्रवाती। ठीक है, और तृतीय परिसंचरण में आता है आपका स्थानीय, यानी कि लोकल विंड्स, स्थानीय पौने। तो यह प्रथम परिसंचरण, द्वितीय परिसंचरण और तृतीय परिसंचरण के अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है सामने, जो कई बार परीक्षाओं में डिस्टर्ब करती है और फिर आप सोचने लगते हैं कि ये क्या है। ठीक है, ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन क्या है एटमॉस्फेयर का। देखिए, वायुमंडल का जो त्रिकोशीय 3 कोश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 कोश की बात कर रहे हैं। सीधे आपको टॉपिक पर लेकर के चलते हैं। देखिए, ये है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, और 0 से हम ऊपर बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र की जो 30 डिग्री से 35 डिग्री का है। ऐसे ही लिख देते हैं इसको यहाँ पे, 30 से 35 डिग्री, और इसके ऊपर यहाँ पर लिखते हैं 60 से 65 डिग्री, और ये है आपका 90 डिग्री। तो यहां से 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर 3 चीजें हमने आपको बताई हैं, 30 से 35 डिग्री, 60 से 65 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जो 0 डिग्री अक्षांश है, यह इस अक्षांश पर चलती है व्यापारिक पौने। ठीक है, क्या चलती है? व्यापारिक पौने चलती है। और इससे ठीक ऊपर 5 डिग्री तक के क्षेत्र को डोलड्रम बोला जाता है। 5 डिग्री क्षेत्र के को डोलड्रम बोला जाता है। ठीक है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में हम डोलड्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में भी हम डोलड्रम के नाम से जानते हैं। जो ये वाला पूरा क्षेत्र होता है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का, ये हम डोलड्रम के नाम से, इस पूरे क्षेत्र को डोलड्रम के नाम से जानते हैं। देखिए, वायुमंडल का जो प्रथम परिसंचरण है, उसमें व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवी पौने होती हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं व्यापारिक पौनों की। देखिए, 0 डिग्री विषुवत रेखा पर, 0 डिग्री अक्षांश पर, इक्वेटर पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर, हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण ही यहाँ की जो हवाएं हैं ना, यहाँ 0 डिग्री की जो हवाएं हैं, ये गर्म हो जाती हैं। और हवा जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है। हवा जब गर्म होती है तो क्या करती है? ये गर्म हो गई हवा, अब यहाँ से ये ऊपर उठती है। तो ऊपर उठती है तो इसका स्थान लेने के लिए, ठीक है, यहाँ से जब कोई ऊपर उठा तो इसका स्थान लेने के लिए जो दूसरी हवा होती है ठंडी, इस क्षेत्र की जो ठंडी हवा होती है, वो दौड़ जाती है। ठीक है, यहाँ हवा का किसी भी प्रकार का कोई भी विक्षेपण नहीं होता है, कहीं हवा डिस्ट्रैक्ट दाएं बाएं नहीं होती है, ये सीधा विषुवत रेखा की तरफ दौड़ पड़ती है। ठीक है, इसको सनातनी पौने या व्यापारिक पौने कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहां से हवा क्या करती है, इस साइड में दौड़ जाती है, और हवा यहां से दौड़ करके ऊपर उठती है। अब ऊपर उठती है ना, तो चूंकि पृथ्वी जब ऊपर ही जाती है तो वायुमंडल का तापमान बहुत कम होता है, यानी कि ऊपर बढ़ने पर तापमान में गिरावट होना चालू हो जाता है। तो जब ये ऊपर बढ़ती है तो इसका स्थान लेने के लिए इधर से हवा आती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब इधर इसका स्थान लेने के लिए जब इधर से कोई हवा आती है ना, तो यहां पर कुछ स्पेस मिलता है। ठीक है, तो
ये हवा जा करके इधर भरने का काम करती है और इस तरीके से एक कोश बन जाता है, यानी कि यही प्रक्रिया बार बार चलने लगती है, ये प्रक्रिया बार बार चलने लगती है। ध्यान दीजिएगा हुआ क्या, यहाँ की हवा गर्म हुई, देखिए यहाँ की हवा क्या हुई, विषुवत रेखा की हवा क्या हो गई, गर्म हो गई। अब विषुवत रेखा की हवा जब गर्म हुई तो ऊपर उठी, ऊपर भागी, जब ऊपर भागी तो इसका स्थान लेने के लिए इधर से हवा चली, इधर से हवा चली, फिर ये गर्म हुई, फिर ऊपर उठी, फिर इधर से हवा आई, फिर ये गर्म हुई, फिर ऊपर उठी, और ये वापस जा करके फिर इसी स्थान पर नीचे गिर रही है। क्यों गिर रही है, क्योंकि वो अश्व अक्षांश है, अश्व अक्षांश की चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम उसको और एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ से जब ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद यहाँ से ऊपर आने के बाद फिर बढ़ रही है और फिर अश्व अक्षांश पर 30 से 35 डिग्री के बीच में वो फिर गिर रही है, ठीक है। क्योंकि वायुदाब पेटियां इस तरीके से जनरेट हो रही है ना कि एक कोष बन जा रहा है, एक यहाँ देखिए सेल बन रहा है, इसी सेल को बोलते हैं हेडली सेल या हेडली कोश, इसको बोलते हैं हेडली कोश, ठीक है। ये पहला कोश बना हेडली सेल, हेडली कोश, पहला सेल बना हेडली कोश, ठीक। अब दूसरे सेल की बात करते हैं। इसी तरीके से ठीक इसके ऊपर पृथ्वी की घूर्णन की वजह से, हालांकि देखिए ये क्या है, ये तापजन्य है, ताप के कारण है, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए, तीनों कोशों को समझ लीजिए, फिर जो पुरानी संकल्पना और कुछ नई संकल्पना जो है, इन दोनों संकल्पनाओं को हम आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। पहले कोश को समझ लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि तीन कोश आखिर हैं क्या। दूसरा, जब यहां से हवा नीचे आती है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर जब नीचे आती है तो ये सिर्फ विषुवत रेखा की तरफ ही नहीं भागती है, ठीक है। यहां से हवा इधर भी भागती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विषुवत रेखा की तरफ ही जा रही है, नहीं, इधर भी ऊपर की तरफ भी बढ़ती है, यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ भी आती है और फिर ध्रुव की तरफ भी बढ़ रही है, भूमध्य रेखा की तरफ भी बढ़ रही है और ध्रुव की तरफ भी बढ़ रही है। अब ध्रुव की तरफ भी जब बढ़ रही है तो चूंकि जब 60 और 65 डिग्री पर जब ये पहुंचती है तो यहाँ पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव में आकर के, चूंकि पृथ्वी से घूम रही है, लगातार घूर्णन कर रही है, तो इसके घूर्णन के प्रभाव में आकर के ये ऊपर फेंका जाती है, ऊपर उड़ जाती है। तो यहाँ से ये फिर ऊपर उठती है, यहाँ से ये फिर ऊपर उड़ जाती है, और जब यहाँ से ये फिर ऊपर उड़ जाती है तो इस साइड आती है, ऊपर उठ करके दोनों साइड जाती है, एक तो भूमध्य रेखा सॉरी ध्रुवों की तरफ भी जाएगी और फिर इधर भी आती है, और इधर आकर के फिर 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर ये नीचे गिरती है। तो यहाँ पर भी एक सेल बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी एक सेल बन जाता है जिसको कहते हैं फेरल सेल, फेरल कोश या सेल, फेरल कोश बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे कोश की। जब यहां से हवा ऊपर उठती है तो यहां से भी ऊपर उठती है इस तरीके से, तो इस तरीके से भी हवा उड़ रही है, लेकिन ये ध्रुवों की तरफ बढ़ रही है और ध्रुवों पर जाकर के ये गिरती है, ठीक है, और फिर यहां से इधर की तरफ बढ़ती है, ठीक है, फिर यहां से इधर की तरफ बन रही है। तो ये तीसरा कोश बन गया, इसको बोलते हैं पोलर सेल, यानी कि ध्रुवीय कोश, ध्रुवीय कोश, ठीक। तो ये तीन प्रकार के कोश, ठीक है, ये तीन प्रकार के कोश आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यही है त्रिकोशीय संचरण। अब इनका कारण क्या है ऐसे होने का, वो अब हम आपको बताएंगे। देखिए, हम जानते हैं कि कहीं कहीं पर, ठीक है, जहां पर तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, तो तापमान जब बहुत ज्यादा होता है तो हवा गर्म होती है, हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, और जो खाली स्थान होता है ना, हवा जिस स्थान से ऊपर उड़ जाती है वह स्थान खाली हो जाता है, तो उसका स्थान भरने के लिए, उसकी जगह भरने के लिए बगल की जो ठंडी हवा होती है वो दौड़ करके आ जाती है, और बगल की जो ठंडी हवा दौड़ करके आती है उसका जगह भरने के लिए ना, तो वहां की जगह खाली हो गई और ये ऊपर गई हुई है, तो वो फिर कुछ इस तरीके के सिम्टम बन जाते हैं, ठीक है। तो एक कोश इस प्रकार का डिसाइड हो जाता है, बन जाता है। अब बात समझिए, हम पृथ्वी के कटिबंधों की बात करते हैं, तो कुल ये है उष्ण कटिबंध, ये है शीतोष्ण, और सबसे नीचे है शीत, उसी तरीके से ऊपर भी है। कुल 5 कटिबंध हैं, शीतोष्ण और शीत, ध्यान दीजिएगा, यानी कि सबसे गर्मी जो है, सबसे ज्यादा तापमान बीच में होगा, उष्ण वाले का होगा, ठीक है। तो यहां तो बात क्लियर हो गई कि उष्ण वाले का तापमान बहुत ज्यादा होगा।
ठीक है, यानी कि ये बीच में अगर हम 0 मान लें तो ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक में, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक में तापमान बहुत ज्यादा होगा। तो ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ की हवा गर्म हुई, ऊपर उठी, ठीक है, विषुवत रेखा से ऊपर उठी, विषुवत रेखा पर भी बहुत ज्यादा गर्मी है। इस पर भी अगर हम बात करें मेनली अगर हम बात करें डोलड्रम की, ठीक है, तो 30 की बात नहीं करते हैं हम, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की बात करते हैं डोलड्रम की। तो यहाँ से हवा बहुत गर्म हुई, ऊपर उठी, और ऊपर जब उठ रही है तो आगे बढ़ रही है कहाँ, 30 डिग्री नॉर्थ के पास, और नीचे बढ़ रही है 30 डिग्री साउथ के पास। अब देखिए, जब हम यहां से इधर की तरफ चलेंगे तो तापमान क्या होगा, कम होगा। 0 डिग्री से हम, ये 0 डिग्री है, यहां से नीचे की तरफ चलेंगे तो तापमान क्या होगा, कम होगा। यानी कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं तो तापमान लगातार कम हो रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा जो गर्म हवा होगी वो विषुवत रेखा पर गर्म होगी, वहां सबसे ज्यादा गर्मी है। तो अब जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ठंडी हवाएं मिलती चली जाएंगी। तो पहला केस ये हुआ, जैसे हेडली कोश में हमने आपको बताया कि पहला क्या है, पहला है भाई कि डोलड्रम से विषुवत रेखा से हवा ऊपर उठी तो वहां की जगह खाली हो गई, उसका स्थान भरने के लिए जो बगल में ठंडा प्रदेश है वहां की हवा ठंडी है, तो धरातल के पास से वो क्या करेगी, दौड़ेगी, उसका जगह भरने के लिए दौड़ जाएगी, धरातल के पास जो चल रही है। इसी को कहते हैं व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड या सनातनी पवन। ये मंद मंद धीरे धीरे हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है साल भर, ठीक है। अब जब इसका स्थान भरने के लिए वो, जैसे ये देखिए, यहाँ पे, यहाँ से हवा गर्म हुई, ऊपर उठी, अब यहाँ से ठंडी हवा चल दी, तो यहाँ से जब चल रही है तो ऊपर जा रही है, समझिए, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, यहाँ से हवा गर्म हुई, ऊपर गई, और इसको भरने के लिए जो बगल की ठंडी हवा है वो आ रही है, तो एक कोश बन गया। तो यह जो है ये थर्मल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये थर्मल है, यानी कि ताप के कारण ऐसा हो रहा है, ताप के कारण ऐसा हो रहा है। तो पहला कोश बना हेडली कोश, तो ठीक है भाई, 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर ये जाकर के गिरेगी, क्यों गिरेगी, ऊपर जाने के बाद ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है तो नीचे बहुत तेजी से आती है, और नीचे बहुत तेजी से आती है, इसी कारण क्या होती है, अब यहाँ हवा का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसीलिए वहां जो पुराने समय में जो नावें थी, जहाजें थी, वो जा नहीं पाती थी, तो लोग घोड़ा लेके जाते थे और अपने घोड़ों को उस जगह पर, उस अक्षांश पर पहुंचते ही समुद्र में कुदा देते थे, इसलिए उसका नाम अश्वाक्षांश पड़ गया। अब बात समझिए, बात करते हैं दूसरे कोश की, फेरल कोश की। फेरल कोश क्या है भाई, यहाँ हवा इधर से आ रही है, और यानी कि 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों पर ऊपर उठ रही है हवा। सोचिए, 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश पर हवा क्या कर रही है, ऊपर उठ रही है, और किधर की तरफ चल रही है, भूमध्य रेखा की तरफ चल रही है, लेकिन भूमध्य रेखा पर आती नहीं है, वो चल तो रही है भूमध्य रेखा की तरफ, इधर की तरफ आ रही है, लेकिन वो 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर नीचे चली जाती है, ठीक है। अब क्यों चली जा रही है, ध्यान दीजिए, यहां से जो ऊपर उठने का कारण है इसका, यह है पृथ्वी का रोटेशन, ठीक है, यानी कि घूर्णन। देखिए, कोई भी चीज अगर बहुत गोल गोल घूम रही है ना तो वो हल्की हो जाएगी, ठीक है, उसका जो ग्रेविटी है वो खत्म हो जाएगा वहां से, और वो अपनी मूल सतह को छोड़ देगी। तो वही हो रहा है, इसे फेरल महोदय ने अपना एक नियम, फेरल का नियम दिया था कि देखिए, हवाएं जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ घूम जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ घूम जाती हैं। तो अब देखिए, यहाँ से जो ठंडी हवा है ना, ठंडी हवा चल रही है, अब चल रही है तो घूम गई, ठीक है, इधर ऊपर से नीचे की साइड में आ रही है, तो ऊपर, यहां से जब ये ऊपर उठी, ध्यान दीजिएगा, यहां से जब ये हवा ऊपर उठी, यानी कि 60 डिग्री से इस क्षेत्र से जब हवा ऊपर की तरफ, यहां से इस क्षेत्र से हवा जब ऊपर की तरफ उठी है ना, तो चली है, कहाँ चली है, अश्वाक्षांश की तरफ चली है, प्लस ध्रुव की तरफ चली है, ठीक है, पोल, पी, पोल की तरफ चली है, यानी कि इधर भी चलती है और उधर भी गई, तो इधर आई तो फिर आ करके, अब जब इसने देख, अब ये देख रहे भाई, जो पूरा जो प्रेशर है, हवा का जो दबाव है, वो अश्वाक्षांश यानी कि 30 से 35 डिग्री पर ही नीचे जा रहा है, तो इधर की हवा आई तो इसी में, इसी भंवर में क्या हुई, फंस गई और नीचे की तरफ चली गई। इससे क्या हुआ, अश्वाक्षांश पर 30 से 35 डिग्री पर, 30 से 35 डिग्री पर और ज्यादा हवा का प्रेशर बढ़ गया, तो और समझने कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों तरफ से हवाएं आ रही हैं और 30 से 35 पर गिर रही हैं। अब वही कंडीशन, यहां से ऊपर उठ के, चूंकि ध्रुव और ठंडा है,
तो वहां ज्यादा इफेक्ट है नहीं, तो ध्रुव की तरफ गया, वहां से नीचे गिरा, और फिर चूंकि ध्रुव बहुत ज्यादा ठंडा है तो यहाँ से कहा, यहाँ से तो फिर भूमध्य रेखा की तरफ चलना तो मजबूरी है। लेकिन जैसे ही यहाँ से हवा चल करके, यहाँ से हवा जैसे ही चलती है, आती है 60 से 65 पर, फिर ये ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि घूर्णन के प्रभाव में आ जाती है और वहां पर इसका घूर्णन लगता है, फिर वो ऊपर उड़ जाती है, और यही प्रक्रिया बार बार संचालित हो रही है। ठीक है, तो ध्रुवीय कोष भी क्या हो जाता है, थर्मल है भाई, यानी कि ताप के कारण जनरेट हो रहा है। ठीक ना, ताप के कारण जनरेट हो रहा है कि भैया ये बहुत ज्यादा ठंडा था और इसलिए हवा क्या हुआ, ठंडा से गर्म की तरफ बढ़ा, बहुत ज्यादा यहाँ प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो यहाँ से लो प्रेशर की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही लो प्रेशर पर आया 60 से 65 डिग्री पे, ये ऊपर उठ गया रोटेशन के कारण। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की बात हो रही है, और हेडली कोष में भी हम देख रहे हैं कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर की बात हो रही है। तो इस कुल मिला जुला करके इस तरीके से 3 कोष हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम वायुमंडल का त्रिकोशीय देशांतरी परिसंचरण कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में, हमारे पृथ्वी में जो क्षोभ मंडल है पृथ्वी का, वायुमंडल में उसका जो ऊपरी भाग है, उसमें ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब इसके इफेक्ट क्या है, इसमें हम आपको बताएंगे कि पुरानी संकल्पना क्या है और नवीन आधुनिक संकल्पना क्या है, पहले लोग क्या सोचते थे, अब क्या सोचते थे, और क्या कोई कमी है कि नहीं है, क्या है, वो चीजें आपको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए पहली बात, पुरानी संकल्पना, देखिए पुरानी संकल्पना में ना केवल ताप की बात की गई है, और ताप के आधार पर, पुरानी संकल्पना में केवल ताप की बात की गई और ताप के आधार पर सिर्फ क्षैतिज ओनली, ठीक है, केवल क्षैतिज विसंगति का पता लगाया गया, क्षैतिज प्रवाह को मान्य किया गया। जबकि दूसरी बात यह है कि जो नवीन नवीन संकल्पना है, जो नवीन संकल्पना है या आधुनिक संकल्पना है, उसमें ताप तो था ही, ताप प्लस क्षैतिज तो देखा ही गया, क्षैतिज प्लस ऊर्ध्वाधर, यानी कि प्रत्येक देशांतर पर, नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक देशांतर पर कोष बनता है। इस बात को मान्य किया गया कि प्रत्येक देशांतर पर कोष बन रहा है नवीन संकल्पना में, और हर एक देशांतर पर अलग अलग कोष बनता है, ऐसा मान्य हुआ, अलग अलग प्रकार का कोष बनता है। ठीक, फिर नवीन संकल्पना में ये भी बात की गई है कि देखिए जो पृथ्वी की सतह है, मतलब कि यहाँ से अगर हम बात करें अमेरिका से लेकर के और पूरा अगर हम भारत तक की बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा विश्व है, उसका जो, उसकी जो सतह है, पूरे विश्व की जो सतह है, इस पर तापमान, इस पर ताप क्या है, अलग अलग है। ठीक, अलग अलग है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि इस क्षेत्र में हर जगह यही नियम लागू हो, कहीं कहीं नहीं भी लागू होता है। ठीक है, कहीं पर बहुत ठंडी रहती है तो कहीं पर बहुत गर्मी रहती है। तो नवीन संकल्पना में कुछ बातों का ध्यान रखा गया है, लेकिन आधारित तो भाई वही है, पुरानी संकल्पना पर ही है। ठीक है, हेडली कोष में जी हेडली महोदय ने, इसको नोट कर लीजिएगा कि जी हेडली ने 1735 में इसका पता लगाया था, इसके बारे में, जब फेरल का नियम आया तो दूसरी, और फिर पोलर सेल की बात आई। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूं इसको, देखिए ध्यान दीजिए, जब विषुवत रेखा का तापमान बहुत ज्यादा होता है, यहाँ से हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठती है ना, जब ऊपर उड़ जाती है तो चूंकि ऊपर बढ़ने पर तापमान डाउन होता है, ऊपर बढ़ने पर तापमान डाउन होता है, और ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर भी तापमान डाउन होता है। तो ऊपर उठने के साथ साथ जब यह 8 से 12 किलोमीटर ना क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह में आ जाती है ना, तो ट्रेवल करने लगती है। जब ऊपर आ जाती है तो ट्रेवल करती है, किधर ट्रेवल करती है, ध्रुव की तरफ। तो ध्रुव की तरफ जब जाती है तो यह पर्याप्त ठंडी हो जाती है, और 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर पहुंचने के बाद यह पर्याप्त ठंडी हो चुकी होती है, फिर तेजी से नीचे गिरती है, तेजी से नीचे गिरती है, फिर वही क्रिया बार बार होती है। जब यहाँ से विषुवत रेखा से जब ये हवा ऊपर गर्म होकर के ऊपर आती है, तो इसका स्थान लेने के लिए जो पहले से हवाएं स्थित हैं अस्वच्छांशों पर, वह हवाएं दौड़ पड़ती हैं विषुवत रेखा की तरफ, फिर गर्म होती हैं, फिर ऊपर उठती हैं और फिर ट्रेवल करती है ध्रुवों की तरफ, और पर्याप्त ठंडी हो जाती है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर पहुंचने के बाद फिर वहां नीचे गिरती हैं। तो इस तरीके से एक कोष बन जाता है, इसी को बोलते हैं हेडली कोष। कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये पूरी कहानी हमने आपको इसकी समझा दी। दूसरा, पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से, अब हम पहले तीसरे वाले को बताएंगे आपको
पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से देखिए ये है बहुत ज्यादा ठंडा, जब बहुत ज्यादा ठंडा है तो यह गर्म की तरफ भागेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगा। तो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ आता है ना, तो 60 से 65 डिग्री अक्षांश पे आने के बाद, ठीक है, यह रोटेशन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऊपर उठा दिया जाता है। अब जब ऊपर उठा दिया जाता है, ऊपर आने के बाद फिर यह दो तरफ भागता है, एक तो फिर से पोल की तरफ भागता है और दूसरा फिर से विषुवत रेखा की तरफ आता है। तो जब विषुवत रेखा की तरफ आता है तो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर इसका फिर से रीइंफोर्समेंट हो जाता है, यानी कि इन हवाओं के प्रभाव में आकर के फिर ये 30-35 पर ही अक्षांश अस्वाक्षांश पर ही ये नीचे जाता है, और उसी पर नीचे जाता है। और फिर ये क्या करता है, यहाँ पर चूंकि दबाव बहुत ज्यादा हो गया है, तो फिर ये भागता है, किधर की तरफ भागता है, ध्रुव की तरफ भागता है। फिर 65 डिग्री पर पहुंचता है, 60 से 65 पर फिर ऊपर उठा दिया जाता है। तो इस तरीके से स्फेरल कोश का निर्माण होता है, जो कि घूर्णन के कारण है। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा कि राक्सबी महोदय ने 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में पछुआ पवनों की उपस्थिति का पता लगाया था। पछुआ पवनें वायुमंडल के ऊपरी भाग में भी होती हैं, राक्सबी महोदय ने इसका पता लगाया था। तो नवीन संकल्पना में राक्सबी महोदय जोड़ते हैं कि देखिए पछुआ पवनों का प्रभाव भी इसमें शामिल होता है। तो इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। यूजीसी नेट में बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ जाता है, कथन कारक में करके देगा कि पछुआ पवनें शामिल हैं कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा पछुआ पवनें शामिल होती हैं उसमें। और फिर उसी तरीके से ध्रुवीय कोश जो कि तापजन्य है, ताप की वजह से है। तो एक गतिजन्य और दो तापजन्य हो गए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो क्लास तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। और डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी चीज के लिए, कोई भी डाउट आपको समझ में नहीं आया, कोई भी आपका डाउट है, आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।